हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है हाइपर कॉन्जुगेशन। इससे पहले वाले वीडियो में हमने कॉन्जुगेशन के बारे में डिस्कस किया था। तो यदि आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में। तो पहले हम समझेंगे कि हाइपर कॉन्जुगेशन होता क्या है विद एग्जाम्पल, एंड इसके बाद हम देखेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन के नोट्स, जिससे कि आपको एग्जाम में लिखने में हेल्प होगी। तो चलिए बिना देर किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है आपका हाइपर कॉन्जुगेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन होता क्या है। तो डिलोकेलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टू पी ऑर्बिटल, यानी सिग्मा इलेक्ट्रॉन का पी ऑर्बिटल में जो डिलोकेलाइजेशन होता है उसी को हम कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। यानी हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिलोकेलाइजेशन होता है। तो किस प्रकार से सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिलोकेलाइजेशन होता है हाइपर कॉन्जुगेशन में, वो हम एक एग्जांपल से समझेंगे। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिलोकेलाइजेशन होता है, जबकि कॉन्जुगेशन में आपके पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकेलाइजेशन होता है। इसके बाद हम हाइपर कॉन्जुगेशन को टू अदर नेम से भी जानते हैं। तो फर्स्ट है आपका नो बॉन्ड रेजोनेंस एंड सेकंड है आपका बेकर नाथन इफेक्ट। यानी हम हाइपर कॉन्जुगेशन को नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस, ये हम आगे वीडियो में देखेंगे। एंड सेकंड है आपका हाइपर कॉन्जुगेशन को हम बेकर नाथन इफेक्ट भी कहते हैं, क्योंकि इसे बेकर नाथन ने दिया था। इसके बाद हम समझ लेते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन में किस प्रकार से सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिलोकेलाइजेशन होता है एंड कॉन्जुगेशन में पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकेलाइजेशन कैसे होता है। तो यहाँ पे हम समझेंगे एग्जाम्पल से कि हाइपर कॉन्जुगेशन में किस प्रकार से डिलोकेलाइजेशन होता है एंड कॉन्जुगेशन में किस प्रकार से डिलोकेलाइजेशन होता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन में। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में अभी हमने पढ़ा है कि हाइपर कॉन्जुगेशन में सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिलोकेलाइजेशन होता है। तो किस प्रकार से होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमने कार्बोकैटायन का एग्जाम्पल लिया हुआ है। तो आपको पता है कि सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, आपके सिग्मा इलेक्ट्रॉन होते हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बन के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज, यानी इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा। तो यहाँ से होता क्या है, ये वाले जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे आके शिफ्ट हो जाते हैं, जिससे कि इस कार्बन की जो बैलेंसी है वो कंप्लीट हो जाती है। तो इसी को हम कहते हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिलोकेलाइजेशन। डिलोकेलाइजेशन से मीनिंग यदि हम मैं सिंपल बताऊं तो डिलोकेलाइजेशन क्या होता है, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है तो उसको हम क्या कहते हैं, डिलोकेलाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पे कौन से इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे डिलोकेलाइजेशन हुआ है, तो इसको हम कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। अब देखते हैं हम कॉन्जुगेशन में किस प्रकार से पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकेलाइजेशन होता है। तो यहाँ पे दे रखा है 1,3 ब्यूटाडाइन का एग्जाम्पल। तो आपको पता है कि डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं और क्या होते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट होंगे, यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, जिससे कि इस वाले कार्बन की बैलेंसी ज़्यादा हो जाती है। तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे आके शिफ्ट हो जाते हैं। तो इस पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज एंड इस पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकेलाइजेशन हो रहा है। यदि आपको कॉन्जुगेशन को डिटेल में समझना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हाइपर कॉन्जुगेशन में किस प्रकार से सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिलोकेलाइजेशन होता है एंड कॉन्जुगेशन में किस प्रकार से पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकेलाइजेशन होता है। इसके बाद जो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है वो आपका 3 कंपाउंड्स में होता है। फर्स्ट है आपका कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल एंड एल्कीन। इन तीनों कंपाउंड में क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, लेकिन इसके लिए आपकी 3 कंडीशन होती हैं। तो हम 3 कंडीशन को देख लेते हैं। तो फर्स्ट है आपकी कि कंपाउंड मस्ट हैव एटलीस्ट 1 sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। यानी कंपाउंड के पास कम से कम एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होना चाहिए। तो आपको पता होगा कि sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम कौन से होते हैं। इसके बाद देखते हैं हम सेकंड है आपका कि दी एडजेसेंट कार्बन टू दी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम मस्ट बी sp3। यानी sp2 हाइब्रिडाइज के जो पास में जो कार्बन एटम है वो क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए। इसके बाद आपका जो थर्ड है आपका कंपाउंड शुड हैव एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन। यानी कंपाउंड के पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो यदि आपको नहीं पता है कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता सकते हैं, इसके ऊपर आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो ये तीनों कंडीशन होनी चाहिए, तो उसी में ही आपका क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है। यदि इनमें से कोई भी कंडीशन आपकी फॉलो नहीं हो रही है
तो आपका जो हाइपर कॉन्जुगेशन है वो उस कंपाउंड में नहीं होगा, यानी ये तीनों कंडीशन आपकी होनी चाहिए। तो इसके बाद हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं कार्ब कैटायन का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एग्जाम्पल लिया हुआ है कार्ब कैटायन का। तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यानी ओपन करके भी हम इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो कार्बन है ये आपका sp2 है, एंड ये वाला जो कार्बन है वो क्या है, आपका sp3 है। यानी हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि आपका जो कार्बन एटम है वो क्या होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, यानी एक कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, एंड उसके जो पास वाला कार्बन एटम है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। यानी दो कंडीशन हमारी फॉलो हो रही हैं। एंड तीसरी कंडीशन क्या थी कि जो आपका कंपाउंड है उसमें एक अल्फ़ा हाइड्रोजन होना चाहिए, यानी कम से कम एक अल्फ़ा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो उसमें कहा था एक अल्फ़ा हाइड्रोजन होना चाहिए, लेकिन इसमें आपके 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, यानी तीनों कंडीशन हमारी फॉलो हो रही हैं। तो इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, इस कार्बन के पास है पॉजिटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज है, इसका जो p ऑर्बिटल है वो क्या है, खाली है। तो यहाँ पे हम p ऑर्बिटल को इस प्रकार से शो कर सकते हैं। तो इसके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज यानी खाली है, तो ये इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा। तो ये जो हाइड्रोजन है ये अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्या है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन। तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिलोकेलाइजेशन कहाँ हो रहा है, p ऑर्बिटल में हो रहा है। इसलिए हमने कहा था डिलोकेलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टू p ऑर्बिटल आर कॉल्ड दी हाइपर कॉन्जुगेशन। आपको रटने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ से पूरा समझ में आ गया कि क्या होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं किस प्रकार से आपको दिखाना है, वो मैं आपको नोट्स में बताऊंगी कि किस प्रकार से आपको एग्ज़ाम में लिखना है। पहले हम समझ लेते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल था कार्ब कैटायन का, और इसमें हमने क्या शो करना है, हाइपर कॉन्जुगेशन को दिखाना है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिलोकेलाइजेशन होता है। तो ये वाले जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, यानी अपनी पोजीशन को चेंज कर देंगे, यानी सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिलोकेलाइजेशन हो जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि ये वाले सिग्मा इलेक्ट्रॉन ही आपके डिलोकेलाइज्ड होकर यहाँ पे शिफ्ट हों, ये वाले सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, ये वाले सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। तो पहले आपके ये वाले सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिलोकेलाइजेशन होगा, उसके बाद इस वाले का होगा, एंड तीसरे नंबर पे आपका इस वाले का होगा। तो जब ये आपका सिग्मा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपका डिलोकेलाइज्ड होगा, यानी यहाँ पे आपके शिफ्ट होगा, तो हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा, आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पे जो बॉन्ड है वो क्या हो गया, आपका डिसअपियर हो गया है। यहाँ से बॉन्ड डिसअपियर हो जाता है, इसलिए हम हाइपर कॉन्जुगेशन को नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं, यानी इसमें कोई भी बॉन्ड नहीं रहता है, बॉन्ड जो होता है वो डिसअपियर हो जाता है। इसके बाद क्या होगा, इस वाले सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिलोकेलाइजेशन होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वाले का भी डिलोकेलाइजेशन हो सकता है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसके बाद इस वाले सिग्मा इलेक्ट्रॉन का भी डिलोकेलाइजेशन हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार से होगा, और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। यानी इसमें जो नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगी वो कितनी बनी हमारी, 1, 2 एंड 3। यानी इसमें क्या है, नो बॉन्ड रेजोनेंस जो स्ट्रक्चर है वो कितनी हमारी 3 हैं। तो इस प्रकार से आप किसी भी कंपाउंड में हाइपर कॉन्जुगेशन को शो कर सकते हैं। तो हाइपर कॉन्जुगेशन हमारा ओनली 3 कंपाउंड्स में होता है, फ्री रेडिकल्स, एल्कीन एंड कार्ब कैटायन। तो कार्ब कैटायन का मैंने आपको एग्जाम्पल दिखा दिया, आप फ्री रेडिकल या एल्कीन का भी एग्जाम्पल दिखा सकते हैं। तो ये होता है आपका हाइपर कॉन्जुगेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हाइपर कॉन्जुगेशन होता क्या है। एंड इसके बाद हम देख लेते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन के नोट्स कि आपको एग्ज़ाम में लिखना कैसे है। तो यहाँ पे आप नोट्स देख सकते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन के। तो हाइपर कॉन्जुगेशन होता क्या है, सबसे पहले आपको ये लिखना है। तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन की डेफिनेशन जो मैंने आपको पहले बताई थी, यानी डिलोकेलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टू p ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड हाइपर कॉन्जुगेशन। या फिर आप लिख सकते हैं कि द इंटरेक्शन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ CH बॉन्ड with empty and partially filled p orbitals or pi orbitals of sp2 hybridized carbon atoms are called hyperconjugation। यानी CH बॉन्ड के जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है उनका जो इंट्रैक्शन है वो किससे होता है, या तो वो एम्प्टी p ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, पार्शियली फिल्ड p ऑर्बिटल हो सकते हैं, किसके, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के। उसी को हम क्या कहते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट लाइन में लिखना है
नेक्स्ट है आपका कि इट वाज ऑब्जर्व फर्स्ट टाइम बाय बेकर एंड नाथन, सो इट इज़ नोन एज बेकर नाथन इफेक्ट। यानी इसे सबसे पहले बेकर नाथन ने दिया था, इसलिए हम इसे बेकर नाथन इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। थर्ड पॉइंट है आपका इन हाइपर कॉन्जुगेशन ड्यूरिंग रेजोनेंस वन CH बॉन्ड विल डिसअपियर, सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज द नो बॉन्ड रेजोनेंस। यानी हाइपर कॉन्जुगेशन में रेजोनेंस के दौरान जो CH बॉन्ड होता है, एक CH बॉन्ड क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, इसलिए हम हाइपर कॉन्जुगेशन को नो बॉन्ड रेजोनेंस के नाम से भी जानते हैं। एंड इसके बाद आपको लिखनी है कंडीशन फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन, यानी हाइपर कॉन्जुगेशन की 3 कंडीशन होती हैं, ये मैंने आपको अभी बताया था। फर्स्ट है कि कंपाउंड मस्ट हैव एटलीस्ट 1 sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, यानी कंपाउंड के साथ कम से कम एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होना चाहिए। एंड सेकंड है कि जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के पास वाला जो एटम है वो क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। एंड नेक्स्ट है आपका कि कंपाउंड में कम से कम 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, यानी कंपाउंड शुड हैव एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ पे एल्कीन का एग्जांपल दिया हुआ है, तो आप कार्ब कैटायन या फिर फ्री रेडिकल का एग्जांपल भी देख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप एल्कीन का ही एग्जांपल दें। तो यहाँ पे ये एल्कीन का एग्जांपल दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमने एक एल्कीन ली हुई है, तो इसमें क्या हो रहा है, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं, यानी सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिलोकेलाइजेशन हो रहा है। यानी आप समझ सकते हैं किसका एग्जांपल है, हमने एल्कीन ली हुई है एंड एल्कीन में हमको क्या दिखाना है, हाइपर कॉन्जुगेशन को दिखाना है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिलोकेलाइजेशन होता है। तो ये वाले जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं। जब ये यहाँ पे शिफ्ट होंगे तो इस वाले कार्बन एटम की जो बैलेंसी है वो क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, इसलिए ये वाला जो बॉन्ड है वो कहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, जिससे कि यहाँ पे क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। एंड H पे क्या आएगा, आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि ये वाला जो बॉन्ड है वो कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। यानी यहाँ से जो बॉन्ड है वो क्या हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है, जिसके कारण हम इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला, पहले हमने यहाँ से सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिलोकेलाइजेशन दिखाया, इसके बाद यहाँ से आप डिलोकेलाइजेशन दिखा सकते हैं एंड इसके बाद हमने थर्ड नंबर का डिलोकेलाइजेशन दिखा दिया। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन को। एंड इसके बाद लिखने हैं आपके एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है कि स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, यानी हाइपर कॉन्जुगेशन की हेल्प से हम एल्कीन की स्टेबिलिटी को बता सकते हैं। तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन कैन बी मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, यानी हम एल्कीन की स्टेबिलिटी को हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के द्वारा भी मेज़र कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है एज द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज, यानी जैसे जैसे आपके अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज होते हैं द हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर विल बी इंक्रीज। तो हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर जो है वो भी आपकी इंक्रीज हो जाती हैं। एंड कंपाउंड इज़ मोर स्टेबल, एंड जो कंपाउंड होता है वो आपका क्या हो जाता है, अधिक स्टेबल हो जाता है। तो यहाँ पे आप एग्जांपल भी दे सकते हैं। एग्जाम्पल है आपका कि टेट्रा सब्सटीट्यूट एल्कीन इज़ मोर स्टेबल दैन दी मोनो सब्सटीट्यूटेड एल्कीन। क्यों होती है, यानी कहा गया है कि टेट्रा सब्सटीट्यूटेड एल्कीन जो होती है वो मोर स्टेबल होती है मोनो सब्सटीट्यूटेड एल्कीन से। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज टेट्रा सब्सटीट्यूटेड एल्कीन हैज़ 12 अल्फा हाइड्रोजन वाइल मोनो सब्सटीट्यूटेड एल्कीन हैज़ 3 अल्फा हाइड्रोजन। क्योंकि टेट्रा सब्सटीट्यूटेड एल्कीन जो होती है वो 12 अल्फा हाइड्रोजन रखती है, जबकि मोनो सब्सटीट्यूटेड एल्कीन जो होती है वो 3 अल्फा हाइड्रोजन रखती है। एंड नेक्स्ट लिखा हुआ है कि वी नो डैट मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मोर स्टेबल द कंपाउंड एंड देयरफॉर टेट्रा सब्सटीट्यूटेड एल्कीन इज़ मोर स्टेबल। यानी हम जानते हैं कि जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे हमारा कंपाउंड उतना ही स्टेबल होगा, इसलिए जो टेट्रा सब्सटीट्यूटेड एल्कीन है वो क्या होगी, हमारी मोर स्टेबल होगी। एंड यहाँ पे आप स्ट्रक्चर भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, ये क्या है आपकी टेट्रा सब्सटीट्यूटेड एल्कीन है, इसमें क्या आपके 12 हाइड्रोजन है, इसमें आपके 9 है, इसमें आपके 6 हैं, इसमें आपके 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन किस में है, आपके टेट्रा सब्सटीट्यूटेड एल्कीन में है। तो ये क्या होगी, आपकी मोर स्टेबल होगी। एंड इसके बाद देखते हैं आप नेक्स्ट है आपका कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन। तो इन कार्ब कैटायन, यानी कार्ब कैटायन में दी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज, यानी कार्ब कैटायन का जो कार्बन एटम होता है क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। सो स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन कैन बी एक्सप्लेन बाई हाइपर कॉन्जुगेशन। इसलिए हम कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी को हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा एक्सप्लेन कर सकते हैं।
तो यहाँ पे आप ये एग्जांपल देख सकते हैं। इसमें क्या है, आपके 3rd डिग्री कार्ब कैटायन दिया हुआ है, ये आपका 2 डिग्री कार्ब कैटायन, ये आपका 1 डिग्री कार्ब कैटायन है। तो इसमें क्या है, आपके 9 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो हमें पता है कि जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उतना ही ज़्यादा कंपाउंड स्टेबल होता है। तो सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन हमारे क्या है, टर्सरी कार्ब कैटायन में है, तो इसलिए ये आपका सबसे स्टेबल होगा। इसके बाद आपको दिखाना है स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि कार्बन एटम ऑफ फ्री रेडिकल इज sp2 हाइब्रिडाइज, सो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल कैन बी एक्सप्लेन बाई हाइपर कॉन्जुगेशन। आपको एग्जांपल दिखा देना है। तो हमारी जो 3rd डिग्री फ्री रेडिकल होता है वो मोर स्टेबल होता है, क्योंकि जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है। एंड यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। एंड यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।